आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग अभी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो पार्ट है ना, चैप्टर नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। इससे पहले वाले जो चैप्टर है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर चुके हैं, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉसेक एंड कॉट थीटा के बारे में, उनके एंगल के और रेशियो के बारे में हमने समझा था, और हमने पाइथागोरस थ्योरम भी समझी थी इस बात को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तो एंगल्स के बारे में। एक एंगल जो आप किसी ऊंचाई पे खड़े होकर के नीचे की तरफ देखते हुए बनाते हैं, और एक नीचे से खड़े होकर किसी ऊपर में रखी हुई चीज़ के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल में के इनके बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि एक हाइट पे एक पोल है और आप कहीं नीचे पे खड़े हैं, इस जगह पे आप स्टेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट कुछ है, इट मीन्स आपकी हाइट भी थोड़ी सी होगी, तो अपनी आँख के सामने से अगर देखेंगे तो बिल्कुल इसका अपनी हाइट के बराबर का हिस्सा के सामने देखेंगे, है ना। समझ पा रहे हैं कि जब भी आप यहाँ खड़े होंगे तो अपनी आँखों के सामने बिल्कुल खंबे का ये हिस्सा अपनी हाइट के बराबर का हिस्सा ही देखेंगे। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनाए तो स्ट्रेट एंगल बनाते हुए हम अपने जितनी हाइट हमारी होगी उतनी हाइट यहाँ से देखेंगे। ठीक, अब अगर हम ऊपर खड़े किसी व्यक्ति को देखते हैं, यानी इस जगह पे किसी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक गोला या सर्कल रखा हुआ है, इसको हम देखना शुरू करते हैं, तो इसको हम देखेंगे अपनी आँख को ऊपर उठा के। इट मीन्स हमने अपने एक एंगल बनाता हुआ साइड देखेंगे, कुछ ऐसा जैसा यहाँ देख पा रहे हैं। तो जब हम इस एंगल को बनाते हैं, इसे हम लोग अबव की ओर, ऊपर की ओर एक एंगल बना रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको, थीटा एंगल अगर हम बना रहे हैं, तो ये थीटा एंगल, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम किसी डाउन, मतलब नीचे की ओर खड़े हैं और हम किसी ऊपर रखी हुई किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारे आँखों और उस ऊपर रखी हुई चीज़ के बीच में जितना भी एंगल बनता है, या जो एंगल बन रहा है, उसे क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। सेम इसी तरह जब हम किसी ऊपर खड़े हुए साइड में, मतलब कि अगर एक खंबा है, हम उसके ऊपर खड़े हैं, मतलब यहाँ पे खड़े हैं हम, ठीक, और नीचे से कोई एक कार आ रही है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट की तरफ। अभी हम ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे की तरफ रखे ऑब्जेक्ट, तो हमारा एंगल एक्चुअल में कैसा है? सामने की ओर, ठीक है ना। और हम सामने से एंगल कैसा बना रहे हैं? नीचे की ओर। इट मीन्स ऐसा। तो इस पैरेलल से इस एंगल के बीच में, यानी पैरेलल लाइन पहले हमारी सामने की तरफ थी, उससे हम एंगल बना रहे थे थीटा। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ एंगल बना रहे थे तो वो एंगल कहलाया एंगल ऑफ एलिवेशन। और अभी जो हम एंगल बना रहे हैं वो कौन सा होगा? पैरेलल है और नीचे की तरफ बना रहे हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं? अगर ये भी थीटा है मान लेते हैं, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम जहाँ किसी हाइट पे खड़े हों, और हमेशा याद रखिए कि हमारी आँखों के पैरेलल, यानी हमारे आँखों के पैरेलल जो लाइन होती है उससे ही वो एंगल बनता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम इस बॉडी से लाइन से बना रहे हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी को अगर निग्लेजिबल मान लें, अगर हम बॉडी को निग्लेजिबल मान लें, अपनी आँख को एकदम डाउन मान लें अर्थ पे, तभी हम इसको बोलते हैं इस अर्थ से एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, वरना हमारी कुछ हाइट होगी, उस हाइट से ही हम पैरेलल अगर देखें तो उस हाइट से ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। सेम इसी तरह हमारी हाइट कुछ इतनी है, तो अगर बात की जाए हमारी आँखों से, तो ये हमारे ये पैर हैं और इसके खड़ा हाइट यहाँ पे है। ठीक, तो हम इस अगर हाइट को निग्लेजिबल मान लें, तो इस एंगल को हम जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं इस बॉडी को, तो वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि दो एंगल हमने बात करी, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन की और दूसरा हमने बात की एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ठीक, अब इन दोनों ही पॉइंट में देखो कि एक आपको देख रहा है कि अगर एक सीधा खड़ा खंबा है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि सड़क है, तो आपस में एक दूसरे से कौन सा एंगल बना रहे होंगे? आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे? एक सीधा खड़ा यानी कि परपेंडिकुलर एक पोल है,
और साथ में हॉरिजॉन्टली एक लेटा हुआ एक सड़क है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो पड़ी है डाउन में, तो वो उससे और ये जो सीधा खड़ा हुआ पोल है इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब ये याद रखिए कि अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 90 है और ये थीटा है और इसको हमें निकालना, मान लेते ए है, तो ए हमें निकालना है, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। और हमें ए अगर निकालना है आपको, तो क्या करोगे? दोनों को उस तरफ, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो इट मीन्स 180 में से 90 माइनस क्या, कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस थीटा। सेम इसी तरह यहाँ देखा जाए तो अगर इसकी बात करी जाए तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये थीटा है और ये इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? पूरा 90 है। कितना है? अगर हम इसके अपनी आंख के पैरेलल, अगर हमने स्ट्रेट लाइन खींची है, पैरेलल लाइन, और एक ये खंबा है जिस पे हम खड़े हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट हैं दोनों, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना। तो ये पूरा 90 डिग्री है और ये इतना थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये है हमारा 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा। क्यों हो जाएगा ये थीटा? आपने जो पैरेलल लाइन पढ़ी थी, पैरेलल लाइन याद है? दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती थी, याद है वो भी? और उसके अंदर बनने वाले दो एंगल्स, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इनको क्या नाम दिया जाता था? अल्टरनेट एंगल। क्या नाम? अल्टरनेट और इंटीरियर है। इंटीरियर है क्योंकि दोनों लाइनों के बीच में है और इंटीरियर बन रहे हैं, इन्हें नाम दिया जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इट मीन्स ये अगर थीटा हुआ करता था तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ देखिए, ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि हम स्ट्रेट बिल्कुल सीधे देखें और ज़मीन देखें बिल्कुल स्ट्रेट है हमारी आंख के सामने, और नीचे वाली पैरेलल है एक दूसरे से। तो पैरेलल लाइन होने की वजह से ये हुई ट्रांसवर्सल लाइन जो हम एंगल बना रहे हैं। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो अब हमें समझ में आया कि इस एंगल की बात करें अगर थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अगर हम यहाँ पे इस एलिवेशन की बात करें, इस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इस डिप्रेशन में ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो हम एलिवेशन थीटा और जो डिप्रेशन है 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जो डिप्रेशन है ऊपर से खड़ा देखे 90 माइनस थीटा, नीचे से खड़े देख रहे हैं तो थीटा। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें इसमें रेशियो बताता होगा, रेशियो पता है ना आप लोग को? कैसे निकालते हैं? ये होता है आपका हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस होता है। और जिस थीटा की बात की जाती है, अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये है थीटा हमारा, एंगल ये है। तो इस एंगल से लगी हुई साइड क्या कहलाती है? बेस। ऑलवेज याद रखिए, ये कहलाती है क्या? बेस। और अगर हम यहाँ बात करें तो बेस यानी इस थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। इट मीन्स हाइट या परपेंडिकुलर। क्या कह सकते हैं? हाइट या परपेंडिकुलर। आमतौर पे हम लोग परपेंडिकुलर नाम देते हैं जब हम साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कर रहे होते हैं, तो परपेंडिकुलर ही बोलते हैं ना इसको। तो या तो इसको हाइट बोला जाता है क्योंकि हर बार आपको हाइट दी जाएगी अब की बार, क्योंकि पोल की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, ये सब हाइट के फॉर्म में होगा ना। आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा, हाइट ही परपेंडिकुलर को यहाँ पे शो करता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंब करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप ऊपर की तरफ, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical by the rope with the ground level is 30 डिग्री, ग्राउंड से 30। ठीक है, तो एक सर्कस में है जिसकी हाइट है 90, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट खड़ा ये पोल है, ठीक है, और ये रोप है। रोप कितने मीटर की है? 20 मीटर, ठीक। और यहाँ पे कहीं बना हुआ है और इस ग्राउंड से जो रोप है वो कितने डिग्री एंगल बना रही है? 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम अगर नाम दें A
BC। तो AC इज रोप, AB इज पोल, फाइंड करना है हमें BC, या नहीं सॉरी AB फाइंड करना है। ठीक, तो हम लिख देते हैं हाइट ऑफ पोल, वी वांट टू फाइंड हाइट ऑफ पोल। ओके डन। तो हाउ डू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर है वो केवल एक नंबर है, वो क्या है? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस फॉर्म किया हमें, है ना? तो 90 डिग्री के सामने अगर कोई है तो ये क्या है? हाइपोटेनस। और हमें क्या चीज चाहिए भाई? हमें पोल चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें पता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिया है 20 मीटर, और वी वांट टू फाइंड क्या चाहिए हमें? परपेंडिकुलर ना। ठीक, पोल तो परपेंडिकुलर ही हुआ क्योंकि 30 एंगल ये है, तो इसके सामने वाला कौन हुआ? परपेंडिकुलर। तो इट मीन्स अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लें तो हमें पोल की हाइट मिल जाएगी। तो ये कैसे आता है? अब हमें याद करना होगा वो जो हम लोगों ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। किसके बारे में हमने पढ़ा है? कि जो साइन थीटा होता है वो रेशियो होता है किसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ही तो रेशियो होता है साइन थीटा, होता है या नहीं होता है? तो हमें यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही तो है, तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यूज हम साइन थीटा का कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे? साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा ही क्यों यूज किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन थीटा इसलिए यूज किया गया बिकॉज हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमें निकालना था, हाइपोटेनस गिवन था। तो जो चीज हमें गिवन होती है और फाइंड करनी होती है, अगर उनका रेशियो हमें पता चल जाए तो वो किसके रेशियो आते हैं? साइन थीटा के। तो हम उसको रख लेंगे। यही अगर बेस और हाइपोटेनस होता, यानी बेस गिवन होता या हाइपोटेनस गिवन होता, कोई एक निकालना होता तो हम कॉस का यूज करते हैं। अगर हमको बेस और पोल परपेंडिकुलर में से किसी एक को निकालना होता तो हम टेन का यूज करते। ठीक, एंगल यही रखा जाएगा, कौन सा? थीटा, यानी 30 डिग्री। तो हमें थीटा गिवन है कितना? 30 डिग्री। तो हम यहाँ 30 लिख लेंगे, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 30। क्या लिखेंगे थीटा की जगह? साइन 30। और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है तो हम इसको लिख लेंगे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? AB। ठीक है, तो लिख लिया AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा? रोप, यानी 20 मीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 20 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्या होती है? तो 1/2। अब हम यहाँ से इसको हम इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? AB अपॉन 20। अब हम यहाँ क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 20 को इस 1 से और 2 को इस AB से, देन 2AB इक्वल टू क्या हो गया? 20। नाउ AB फाइंड करना था हमें, तो AB की वैल्यू क्या आएगी? 20 डिवाइडेड बाई 2। क्या आया? 20 डिवाइडेड बाई 2। अब इस 20 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? तो AB की वैल्यू, यानी AB कितना आ गया? 10 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। समझ में आया? तो 10 यानी कि अब इस पोल की हाइट कितनी होगी? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक पेड़ है ना, वो पेड़ आधे पर से टूट करके जमीन पे गिर गया है ना? ये ऐसे करके ऐसे पेड़ गिर गया है। अब ये हल्का हल्का से टूटे है। अभी यहाँ से ऐसे टूटा है तो मतलब इसका हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं भाई, नहीं तो कहोगे कि पेड़ तो लग ही नहीं रहा सर, है ना? तो ऐसे करके टूट के गिर गया। ठीक, अब ये पेड़ टूट के गिरा है, तो ये जो पेड़ है वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल? 30 डिग्री एंगल बनाता है। और उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि जो बेस है, जहाँ पेड़ लगा हुआ है, उसके बेस से जो उसकी टहनी का टॉप है वो दूरी है 8 मीटर की। कितने मीटर की?
अब उन्होंने ये पूछा है कि पेड़ की हाइट बताइए, तो पेड़ की हाइट कैसे निकलेगी? भाई पेड़ की हाइट निकालने के लिए आपको एक तो ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता चलना चाहिए। अगर हम इसको ऐसा नॉर्मली ड्रॉ करें, ये तो हमने पेड़ बना दिया, अगर हम इसको नॉर्मली ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा है, ये 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ पेड़ और यहाँ से 8 मीटर की दूरी है ना, कुछ ऐसा ही फिगर यहाँ पे मिल रहा है। तो जब आपको इस तरफ फिगर मिलता है तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना होगा हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बोथ। अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों नहीं निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, हाइट कैसे निकालोगे भाई, सीधी सी बात है। तो हाइट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, तो आप लिख लेंगे, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, ओके। अब हमारे पास सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा साइन का या टेन का या कॉट का यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, है कोई? 10 का जो 30 रूल है, 10 अगर देखा जाए, हम बात कर रहे थे 10-30, तो 10-30 का मतलब है कि हमारे पास इस एंगल की बात हो रही है, इसलिए हमने थीटा की जगह 30 रखा है। अदरवाइज हम क्या रखते हैं, tan थीटा, यानी थीटा की जगह 30, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये परपेंडिकुलर होती है, और जो स्लैंटिंग लाइन है वो क्या है, बेस है हमारा, क्योंकि एंगल की बात हो रही है। हमने बताया था जिस एंगल की बात हो रही थी उससे लगा हुआ साइड बेस, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, ओके। नाउ परपेंडिकुलर इज दिस, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 10-30 की वैल्यू क्या होती है, जरा बताए, कौन बताएगा? 10-30 की वैल्यू क्या होती है, बस रुको, क्या होती है, 1/√3, क्या होती है 1/, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं उसकी लेंथ यानी AC, और B की वैल्यू कितनी है, 8, तो B की वैल्यू हम बेस 8 रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा, देन AC, जस्ट कीप क्वाइट, देन एंड AC √3 इक्वल टू 8 1 जा 8। अब ये √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3, क्योंकि √3 नीचे नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/√3/3। ये हमारा क्या आया, परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनस। अब हमें एक रेशियो ऐसा चाहिए, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐसा चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, हाइपोटेनस आता हो, या बेस हाइपोटेनस आता हो। तो कौन है ऐसा, cos थीटा कर लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस और बेस आसानी से मिल जाएगा। cos 30, इट मीन्स cos 30 कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, √3/2, यही होती है। और बेस हमारा कितना है हमें पता है, 8 है, और हाइपोटेनस तो हमें निकालना ही है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है, BC, हम उसकी जगह BC लिख देते हैं। देन BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC √3 इक्वल टू 8 2 जा 16, एंड BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/√3। फिर से वही काम करेंगे, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16√3/3। अब यहाँ √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 आता है, ये तो पता ही है, ये नहीं पता है तो फिर से बढ़ गया 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पेड़ गेड़ा है इसको सीधा कर दिया जाए तो पूरी लेंथ हो जाएगी पेड़ की, तो मानिए ये लेंथ और ये लेंथ ऐड करने पे ही मिलेगा हमें पूरा पेड़। तो हम क्या करेंगे, 16√3/3 को 8√3/3 से क्या कर देंगे, प्लस, क्या कर देंगे, प्लस। तो हमारे पास हमें पेड़ की लेंथ चाहिए ना, तो हम यहाँ पेड़ की लेंथ निकाल रहे हैं, AC + BC, क्या कर रहे हैं, इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 8√3/3 प्लस 16√3/3, LCM इज 3, 8√3 प्लस 16√3, तो आंसर इज 24√3, क्या आएगा, बाई 3 से 24 कट गया, कितना आएगा, कितना आएगा, 8, तो आएगा 8√3। तो आंसर क्या आएगा, पेड़ की लेंथ कितनी आएगी, 8√3। अब अगर √3 की वैल्यू आपको पता है कि 1.713 होती है, ठीक है,
तो अगर √3 की वैल्यू 1.713 रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो पूरी लेंथ होगी, नहीं तो आप 8√3 लेंथ में मीटर। क्या बच्चा ये कह रहे हो, ये √3 ऐड नहीं हुआ। ये हमेशा याद रखो, ये जो रूट के अंदर नंबर है ये कैसा होता है, ये √3 एक वेरिएबल की तरह वर्क करता है, इसकी अपनी एक जैसे है ना दोनों, तो जब एक जैसे नंबर वेरिएबल होते हैं तो हम केवल नंबर ऐड करते हैं और वेरिएबल को वैसे लिखते हैं। तो याद है वैसे ही √3 को ऐड नहीं किया गया, सिर्फ 8 और 16 को ऐड करके √3 उसके साथ लिख दिया गया। चाहो तो यहाँ से √3 कॉमन लेके भी वही काम कर सकते हो, यहाँ से √3 कॉमन लोगे तो 8 + 16 आएगा, 24 √3 फिर लिखा जाएगा, तब भी वही लिखा जाएगा, और चाहे वैसे लिखो। ठीक है, अब वहाँ पे समझ में आया। तो लेंथ ऑफ जो ट्री है वो क्या आएगी, 8√3 मीटर। तो 2 क्वेश्चन आई होप समझ में आ गए होंगे आपको दोनों। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट उसमें करते हैं।